अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था इम्यूनिटी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को फर्दर डिस्कस करना है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा जो है एक लेंथी लेक्चर हो जाएगा। अगर हम एक ही लेक्चर के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को तो 3 पार्ट्स के अंदर कम से कम हम इसे डिवाइड करें और ईज़िली छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जब काम करता है तो बेसिकली 3 लाइन ऑफ डिफेंस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिनसे उनको फेस करना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर वो तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लें उसके बाद आपके अंदर डिजीज़ पैदा हो जाती है। क्लियर? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और आज का जैसे हमारा लेक्चर है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तीनों डिफेंस को अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर ले फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद इन्फेक्शन भी कॉज करेगा और साथ साथ इससे डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। पहले जो दो हमारे लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, हर किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ ये एक्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये अडॉप्टिव होता है। दैट मीन्स ये हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ एक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा, मेमोरी सेल तैयार करेगा, फिर उस जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा उस जैसा, क्योंकि ये सिलेक्टिव होता है, रेस्पॉन्स सिलेक्टिव होता है। दैट मीन्स कि ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ ही थर्ड जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो आगे क्रिएट किया जाता है, उसके सेल्स वर्क करते हैं। दैट मीन्स ये अडॉप्टिव है, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जिन जरासीम से हमारा वास्ता पड़ता है उनके ख़िलाफ़ ही आगे एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं या कुछ मेमोरी सेल्स तैयार किए जाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है और उनके खिलाफ रिएक्ट कैसे करता है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इफ़ पैथोजेंस आर एबल टू गेट पास द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, दोनों नॉन स्पेसिफिक है। हर किस्म के जरासीम के खिलाफ जो है वो एक्ट कर रहे हैं। नॉन स्पेसिफाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके खिलाफ ये एक्ट करेंगे। क्लियर? तो जब ये पैथोजन इन दो रुकावटों को क्रॉस कर लेता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को, तो उसको सामना करना पड़ता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का। तो ये एक्टिवेट होगा और उसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया जाएगा। असल में अगर जो हमारे अंदर जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक में जो इम्यूनिटी को डिस्कस किया गया है ना डिटेल से, वो असल में वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को सिंपल 2 लाइंस के अंदर उसने कवर किया हुआ है, तो हमने उसको काफ़ी डिटेल से भी डिस्कस किया। तो ये जो हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है ना, ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, वो इम्यूनिटी असल में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्लियर? अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी चीज़ें एक्ट कर रही हैं, तो उसमें हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक लिम्फोसाइट्स हैं और इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं, यानी कि सेल्स हैं और इसके अलावा सेल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सेल ही आगे फर्दर क्या पैदा कर रहे हैं, सेल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सेल कौन से हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं बेटा, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ वगैरह। तो ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, दीज आर स्पेसिफिक सेल्स, और इनकी वजह से आगे फर्दर क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ जैसे कि बी सेल्स हैं, ये एंटीबॉडीज़ भी जनरेट करते हैं। तो ये सेल्स और एंटीबॉडीज़ दोनों मिलकर काम कर रही होती हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रिएट कर रही होती हैं। दीज कंपोनेंट्स, कब ये कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं, दीज कंपोनेंट अटैक पैथोजेंस हैविंग पर्टिकुलर एंटीजेंस। ये ख़ास तौर पे हमारे एंटीजेंस क्या है ये तो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पैथोजन जैसे ही एंटर होंगे ना, तो पैथोजेंस के अंदर खास प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं एंटीजेंस। तो ये हमारा जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे सेल्स हैं ये रिकग्नाइज़ करते हैं और उन जो एंटीजेंस हैं उनको रिकग्नाइज़ करने के बाद हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ जनरेट की जाती हैं और फिर उनको बाद में माइक्रोब्स को किल किया जाता है। अब ये एंटीजेंस है क्या, बेसिकली एंटीजेंस का दूसरा नाम है इम्यूनोजन। इनको इम्यूनोजन भी कहते हैं बेटा, इम्यूनोजन। तो इम्यूनोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम, जन मतलब जनरेट करना, बनाना, तो हमारे अंदर इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो पैदा करते हैं, यानी कि हमारे अंदर लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ को जनरेट कराने का काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, एंटीजेंस भी कहते हैं और दूसरा नाम क्या बेटा, इम्यूनोजन भी है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद होना चाहिए। एंटीजन का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है, एंटीजेंस कम्स फ्रॉम एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। तो एंटीबॉडी से एंटी लफ्ज़ लिया
और जनरेटिंग से जेन लफ्ज़ लिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये लफ्ज़ बना एंटीजेंस। क्लियर। तो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, और माइक्रोब्स जो आते हैं, जरासीम जो आते हैं, जर्म्स जो आते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, इनकी भी खास प्रोटीन्स होती हैं जो जिनको हम कहते हैं नॉन सेल्फ प्रोटीन। एक अपनी ज़ाती प्रोटीन होती है, सेल्फ प्रोटीन होती है, उनको भी एंटीजन कहा जाता है। लेकिन जो नॉन सेल्फ प्रोटीन है, जो बाहर से प्रोटीन आती है, जिनको हम एंटीजेंस कह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है। क्लियर। अपनी प्रोटीन्स के खिलाफ इनके अंदर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया जाता। तो ये कैसे होता है कि हमारा सेल अपनी प्रोटीन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, या हमारा इम्यून सिस्टम अपनी प्रोटीन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर वाली प्रोटीन को कैसे पहचानता है? तो बेसिकली हमारे सेल के ऊपर स्पेसिफिक मार्कर होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनसे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमारा अपना सेल है, ठीक है, ये बाहर से प्रोटीन आई हुई है। तो उनको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, हम उनको कहते हैं। ये कुछ खास किस्म के मार्कर हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे सेल्फ सेल्स की पहचान की जाती है। क्लियर। तो जो माइक्रोब्स आएंगे, तो माइक्रोब्स के पास स्पेसिफिक प्रोटीन है, जिन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीजेंस कहते हैं, और उनका दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोजन। इन्हीं प्रोटीन की वजह से इनको नॉन सेल्फ के तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है, और इनकी वजह से ही आगे एंटीबॉडीज़ जनरेट की जाती हैं। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स, तो वहाँ से एंटी लफ्ज़ लिया और जनरेटिंग से जेन लफ्ज़ लिया, तो इस तरह दोनों को मिला के हमने एंटीजन का नाम दिया। अब माइक्रोब्स के पास एंटीजेंस है भाई। अब इन एंटीजेंस को हमारा ये जो ख़ास तौर पे इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स हैं, हमारे सेल्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं, सेल इनको रिकग्नाइज़ करेंगे, ख़ुद भी इनको किल करेंगे, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी पैदा करेंगे ताकि इनको किल किया जा सके। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हैड 2 टाइप्स। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती है बेटा। एक है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और दूसरा है हमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या हो रहा होता है? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में, जैसे कि नाम ज़ाहिर कर रहा है, सेल ही होंगे जो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे। सेकंड जो टाइप है बेटा हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, वो बेसिकली है हमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। हमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, और उसके बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप की जा रही होती है। ये जो लफ्ज़ है हमोरल, ये बेसिकली फ्लूइड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ डिज़ोल्व होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अंदर कोई फ्लूइड है जो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। उसी हिसाब से इसको नाम दिया जाता है हमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है इसको हमने डिस्कस करना है। ये भी बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कौन से सेल्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उनकी टाइप्स देखेंगे, और फिर उसका मैकेनिज़्म देखेंगे वो कैसे हमारे जर्म्स को किल कर रहे हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपके जो टी सेल्स हैं, ये टी सेल्स यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं बेटा। क्लियर। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि टी सेल्स, एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसका हमने असल में रोल पढ़ना है। टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं? टी सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो। ये बेसिकली हमारे बोन मैरो के अंदर टी सेल्स बनते हैं, एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट इन थाइमस, और इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं थाइमस में जाकर। यानी कि इनकी असल में मैचुरेशन होती है, मैचुरेशन किसके अंदर बेटा? थाइमस के अंदर। तो इसलिए इनको टी सेल्स का नाम दिया गया। तो टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं? तो टी सेल्स बेसिकली बनते तो बोन मैरो के अंदर है, लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। थाइमस हमारे खास तौर पे जो ये स्टर्नम है, छाती की हड्डी है, इसके दरमियान में सेंटर में एक छोटा सा ऑर्गन है जो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है, जिसको हम थाइमस कहते हैं। तो बनने का अमल तो बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन जो टी सेल्स हैं ये मैच्योर का मतलब है कि काम करने के काबिल होना, ये जाकर काम करने के काबिल या मैचुरेशन अटेन करते हैं किसके अंदर? थाइमस के अंदर। तो इसलिए थाइमस से लफ्ज़ टी लिया हुआ है। क्लियर। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स जो हैं वो अपना वर्क प्ले करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। अब वो टी सेल्स, उनकी एक्टिवेशन कैसे होती है? तो अगले लेक्चर में हम टी सेल्स की टाइप्स पढ़ेंगे, और वो किस तरीके से जर्म्स को किल करते हैं वो डिस्कस करना है। तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स इन केस ऑफ इन्फेक्शंस, macrophages perform phagocytosis of invading microorganism and detect particular antigen of microorganism। देखिए जब भी हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, तो हमारे अंदर हमने देखा था कुछ और सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मोनोसाइट्स थे, ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। ये क्या करते हैं? पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं। ये ना सिर्फ इनगल्फ करते हैं बल्कि क्या करते हैं? उन्हीं पैथोजेंस के कुछ प्रोटीन्स को अपने सेल के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे एक इशारा मिल जाता है कि भाई इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ चुका है, अगर आप उसे देखें तो फ़ौरन उसे किल कर दिया जाए। यानी कि ये एक इत्तला होती है, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है बाकी सेल्स को, वाइट ब्लड सेल के बाकी सेल्स को, भाई आप भी एक्टिवेट हो जाओ, और इस तरह का अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो उसको इनगल्फ करो और उसको किल करो। तो ये सिर्फ ना सिर्फ क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं,
बल्कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंटीजन को भी डिटेक्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सी खास प्रोटीन है जिसको देखकर आइडेंटिफिकेशन हो सके कि भाई ये इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है। तो इनगल्फ भी करेंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उनके कुछ पीसेस को अपने ऊपर अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ चुका है। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, डिस्प्ले एंटीजन, कहाँ अपने इनके एंटीजन्स को डिस्प्ले करते हैं, इनके ऊपर खास प्रोटीन होते हैं जिसे हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। क्लियर। तो ये जो हमारे पास MHC क्लास टाइप 2 भी होती है, क्लास टाइप 1 भी होती है, ठीक है। तो टाइप 2 के ऊपर क्या करते हैं, ये उनके एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उन एंटीजन्स के रिप्रेजेंटेशन से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है, माइक्रोब्स आ चुके हैं। तो मैक्रोफेजेस रिलीज, इसके अलावा एक तो वो क्या कर रहे हैं कि उनके झंडे गाड़ रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं कि इस तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है। दूसरा ये है कि खास केमिकल भी खारिज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरल्यूकेंस। ये कौन खारिज करेंगे, ये भी वही माइक्रोफेजेस जो हैं हमारे मैक्रोफेजेस वही रिलीज करते हैं। इससे क्या होगा, स्टिमुलेट एंड अट्रैक्ट टी सेल्स। इससे जो हमारे टी सेल्स हैं फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएंगे, खासतौर पर जो हमारे टी हेल्पर सेल्स हैं, वो टी हेल्पर सेल्स फ़ौरन आकर इंटरल्यूकिन की जैसे माइक्रोफेजेस की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे। क्लियर। और वहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, इनकी सेल के ऊपर खास रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। क्लियर। उसके ज़रिए ये चेक करते हैं एंटीजन को। एंटीजन को चेक करने के बाद वो फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं हमारे, खास तौर पे उनके साथ आकर टी सेल रिसेप्टर अटैच होंगे और अटैच होने के बाद फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई अच्छा इस तरह का जो एंटीजन है वो भी जैसे जिस्म के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, टी सेल्स दूसरा केमिकल खारिज करेंगे जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन टाइप 2। इंटरल्यूकिन टाइप 2 जो है ये क्या करते हैं, आगे रिलीज़ करते हैं। और इस इंटरल्यूकिन की जैसे दो काम होते हैं, एक तो टी सेल्स की तादाद खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी, टी हेल्पर सेल्स की बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारे मुख्तलिफ तरह के टी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जहाँ जहाँ भी ये माइक्रोब्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको किल करने का काम किया जाएगा। तो पूरी फौज तैयार हो रही है, खुद भी अपनी टी सेल्स जो है तादाद बढ़ा रहे हैं। और दूसरा क्या काम कर रहे हैं, प्लोरिफिलेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे जो फ़ौरन किल करने का काम करते हैं, फ़ौरन जरासीम को मारने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहेंगे। उनकी प्रोलिफरेशन, वो भी फैलना, उनकी तादाद बढ़ाना शुरू कर देंगे और इससे बी सेल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे जो आगे फर्दर क्या बनेंगे बेटा, एंटीबॉडीज़ बनेंगे। पूरी डिस्कशन का बेटा खुलासा ये है कि मैक्रोफेजेस ने ना सिर्फ फेगोसाइटोसिस के ज़रिए किल किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया, बल्कि ये किया कि उनके कुछ पार्ट्स को अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया, जिससे बाकी जो टी हेल्पर सेल्स है वो आकर वहाँ पर बाइंड हुए, उनको भी इशारा मिल गया कि हाँ वाकई इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है। तो उन्होंने इंटरल्यूकिन टाइप 2 रिलीज़ किया और उससे खुद भी अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बना रहे हैं और इसके अलावा बी सेल्स भी बना रहे हैं। इन सब का काम क्या होता है, या माइक्रोब्स को खाने का काम होता है, या उसकी सेल वॉल को फाड़ने का काम होता है, या उसने कोई अगर जहर पैदा की है उसके असर को ख़त्म करने का काम किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो टी सेल एक्टिवेट हुए हैं, फिर इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन से ये टी सेल्स आगे फर्दर प्रोलिफरेशन करते हैं, किस तरह के सेल्स बनाते हैं और उनका काम क्या होता है। ये जो हमने एक्टिवेशन ऑफ टी सेल पढ़ा है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझते हैं। ये हमारे पास मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस ने ये माइक्रोब्स को खाया और फिर उसके बाद उसके कुछ पीसेस या कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो अलग अलग की, उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। अब उन एंटीजेंस को इन्होंने अपने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ये प्रोटीन होती है, इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया, जिसे हम कहते हैं सेल्फ नॉन सेल्फ कम्प्लेक्स। ये इनके अपनी प्रोटीन है और एक इन माइक्रोब्स को जो एंटीजेंस है इनको यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो ये सेल्फ और ये नॉन सेल्फ कम्प्लेक्स बन गया। और फ़ौरन प्रेजेंट होने के बाद इन्होंने इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ की थी और उस इंटरल्यूकिन 1 की जैसे टी सेल्स दौड़ आए इसके पास, और उनके पास जो रिसेप्टर होते हैं टी सेल रिसेप्टर, उसके ज़रिए ये यहाँ पर बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद फ़ौरन पता चला अच्छा इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है, तो वो क्या करेंगे, आगे फर्दर इंटरल्यूकिन टाइप 2 रिलीज़ करेंगे। इंटरल्यूकिन टाइप 2 के रिलीज़ होने के बाद इनकी अपनी तादाद भी बढ़ेगी, यानी कि ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये भी अपनी तादाद बढ़ाएंगे और कहीं पर माइक्रोफेजेस जो हैं वो अगर यहाँ पर एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए अकेला सेल थोड़ी काफ़ी होगा, ये भी अपनी तादाद बढ़ाएंगे। और इसके अलावा फ़ौरन क्या करेंगे कि हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कर देगा ये इंटरल्यूकिन टाइप 2। बी सेल्स फ़ौरन क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ जनरेट करेंगे, और एंटीबॉडीज़ की जैसे अगर आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं हमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो फ़ौरन किल करने का काम करते हैं, अगर ये एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, क्योंकि सेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से ये हमारे पास अभी फ़िलहाल हमने एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स को देखा है कि किस तरीके से टी सेल एक्टिवेट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आगे फर्दर सेल मीडिएटेड रिस्पांस का आगे फर्दर सेकंड लेक्चर जो बी है उसमें हमने टी सेल्स के टाइप्स को डिस्कस करना है और वो किस तरीके से काम करते हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।